हेलो गाइस, जी एस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करते हैं कुछ अभिलेखों की। कालसी का अभिलेख, गोपेश्वर शिलालेख और त्रिशूल अभिलेख आदि अभिलेखों के बारे में इनकी खोज कब की गई थी और इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण शिलालेख या अभिलेख। बात करें कालसी अभिलेख की। यह अशोक का 13वां शिलालेख है। इसकी खोज मिस्टर फोरेट या जॉन फोरेट ने 2 बुकों में अलग अलग नाम दिए गए हैं इनके, इसलिए मिस्टर फोरेट या जॉन फोरेट दोनों यहाँ पर लिखे गए हैं। 1860 में इसकी खोज की थी, जिसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने 257 ईसा पूर्व में किया। और कालसी शिलालेख देहरादून में यमुना तथा टोंस नदी के संगम पर स्थित है और टोंस की सहायक नदी अमलाव, इसलिए यहाँ पर टोंस नदी का ही जिक्र किया गया है। यह अभिलेख पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। पाली भाषा जो थी यह जनसाधारण की यानी कि आम बोलचाल की भाषा थी। और एक पुस्तक में लिखा गया है कि यह अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में थी। जो अभिलेख की भाषा थी वह जो अशोक के कार्यकाल की भाषा थी वह प्राकृत भाषा थी। जो राजकार्य किए जाते थे वो जनसाधारण की बात करें तो यह पाली भाषा थी। उत्तराखंड के लिए कालसी अभिलेख में अपरांत शब्द का कहा गया है और इस लेख में काशी क्षेत्र के निवासियों को पुलिंद कहा गया है। स्थानीय भाषा में अगर बात करें कालसी की तो उसे चित्रशिला कहा गया है। और इस शिलालेख में हाथी का चित्र बना हुआ है, जिसे उस हाथी को गजता में दिखाया गया है। कालसी लेख में अशोक ने घोषणा की थी कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था की है और लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा बनाने की बात की है। कालसी का प्राचीन नाम की बात करें तो कालसी का प्राचीन नाम है सुधनगर या कलकूट, जो कुनिंदों की राजधानी भी रही है। कालसी जो अभिलेख है यह उत्तराखंड का सबसे प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख से पता चलता है कि उत्तराखंड का क्षेत्र जो था मौर्य शासन के अधीन था। बात करें सीली बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार जो बात करें कालसी की तो अशोक काल में तृतीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र थे। उन्होंने हिम क्षेत्र में धर्म विजय के लिए मजिम व उसके 4 साथियों को देहरादून के क्षेत्र में भेजा था, यानी कि कालसी वाले क्षेत्र में भेजा था, जिसकी जानकारी कालसी अभिलेख से ही मिलती है। कालसी शिलालेख में 5 यूनानी राजाओं का नाम मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि मौर्य शासन काल में उत्तराखंड में यूनानी शासकों के साथ भी इनका संबंध रहा है। अशोक की विशेषताओं आत्मक एवं बलिदानात्मक नीतियों की घोषणा की गई है कालसी अभिलेख में। कालसी अभिलेख जो है 10 फीट ऊंचा है और इस लेख से इस क्षेत्र को मौर्य के अधीन रहने की पूर्णतः पुष्टि मिलती है। सिरमौर इतिहास के अनुसार कालसी सिरमौर साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। गोपेश्वर शिलालेख या त्रिशूल शिलालेख की बात करें, चमोली गोपेश्वर जो है चमोली के गोपेश्वर में स्थित है और गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6ठी सदी के नागपति व 12वीं सदी के अशोकचल 2 राजाओं का उल्लेख है गोपेश्वर शिलालेख में। इतिहासकार एल्फिस्टन के अनुसार की बात करें तो 1191 में अशोकचल ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया था गोपेश्वर वाले। और त्रिशूल लेख से नागवंशी राजाओं के नाम का उल्लेख भी मिलता है, जैसे स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग के बारे में जानकारी मिलती है। राजकुमारी ईश्वरा का लेख या राखामंडा शिलालेख की बात करें, जौनसार भाबर स्थित जौनसार जो उत्तराखंड में चक्राता वाला क्षेत्र है, विकासनगर से उपसा जौनसार का क्षेत्र है। जौनसार भाबर स्थित जो लाखा मंडल है पड़ता है देहरादून का, वहाँ पर राजकुमार ईश्वरा का शिलालेख मिलता है। कहावत है कि लाखा मंडल में जब किसी भी स्थान को खोदने पर वहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग वर्तमान में भी विद्यमान हैं। खोदने पर वहाँ पर छोटे शिवलिंग मिलते हैं। इसके अनुसार यमुना घाटी जो है उपत्यकाओं में यदुओं का मिलन स्थल बताया गया है और राजकुमार ईश्वरा के लेख से ही यादवों की पुष्टि होती है। उत्तराखंड में 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास यदुवंश
शासक जो था भास्कर वर्मन की पुत्री जो थी अपने पति चंद्रगुप्त की स्मृति में लाखामंडल में महादेव शिव मंदिर का निर्माण कराया है, जिसे लाक्षेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। लाखामंडल की शैली की बात करें तो लाखामंडल नागर शैली में विद्यमान है। धार शिलालेख की बात करें तो रुद्रप्रयाग में उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में स्थित है धारशिला मंदिर। और तुंगनाथ देवता की पूजा भी शीतकालीन आवास में उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में ही की जाती है। धारशिला लेख में पवार शासक अंतपाल द्वितीय का अभिलेख भी मिलता है, जो गढ़वाल क्षेत्र में का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है और इसकी खोज मंदाकिनी नदी घाटी में की गई है 1835 में। बाड़ाहाट उत्तरकाशी की बात करें तो बाड़ाहाट उत्तरकाशी में त्रिशूल लेख जो है शंख लिपि का प्रयोग किया गया है इस त्रिशूल लेख में। और उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित देवल गांव जो है वहाँ पर भैंस मुखी यानी कि भैंस के मुंह के आकार की चतुर्भुज मानव प्रतिमा मिली है, जिसे इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के समय की बताई है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है चमोली में स्थित है और वहाँ पर कुलसारी मूर्तिलेख से कत्यूरी राजवंश का मूल नाम ज्ञात किया गया है। भरूच तथा मथुरा अभिलेख की बात करें तो या फिर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की बात करें, सहजपाल का बोधगया शिलालेख की बात करें तो इसके अनुसार जो है उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी प्राथमिक क्षेत्र है। प्राचीन काल के कुछ शिलालेखों में स्थानीय स्तर पर कुछ शब्दों को शब्दावली प्रयोग की जाती थी। उनकी हम बात करें तो पल्लिका जो था छोटे ग्रामों के लिए प्रयोग किया जाता, महत्तम ग्राम शासकों के लिए जो गांव के शासन करते थे उन्हें महत्तम कहा जाता था। भर्तक भृत्य जो थे वो सेवक थे। प्रतिहार की बात करें द्वाररक्षक जो शासन राज्य का जो शासन था मुख्य द्वार उस पर द्वाररक्षक का कार्य करते थे। कोटपाल गढ़रक्षक को कहा जाता है, जैसे छोटे छोटे गढ़ थे उनकी रक्षा करने वाले को कोटपाल कहा जाता था। भला अध्यक्ष की बात करें सेनानायक यानी कि सेनापति से ही संबंधित हैं। अक्ष पटलिका की बात करें तो लेखा परीक्षक जो राज्य के लेखों का परीक्षण करता था, मूल्यांकन करता था, उसे लेखा परीक्षक कहा जाता था। उसके लिए शब्द था अक्ष पटलिका। कुलचारिक की बात करें तो वर्तमान के तहसीलदार से इसकी तुलना की गई है। तालुका तहसील को कहा जाता था। और महादंडनायक की बात करें तो प्रधान सेनापति था, जो सभी सेनाओं का जो मुख्य सेनापति था उसे कहा जाता था प्रधान सेनापति। उसके लिए शब्द था महादंडनायक। नेक्स्ट टॉपिक में हम उत्तराखंड में कुलीन शासक की बात करेंगे। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।